हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 7th चैप्टर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको पौधों और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से होता है, क्यों हम करेंगे पौधों और जंतुओं का संरक्षण, अगर हम पौधों और जंतुओं का अगर संरक्षण नहीं करते हैं तो उसका परिणाम भी क्या होगा, इस सभी के बारे में आज आपको इस चैप्टर्स में बताया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस संरक्षण शब्द का आखिर क्या मतलब होता है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, संरक्षण कहने का तात्पर्य किसी भी वस्तु, किसी भी जाति, ठीक है ना, किसी भी सजीव या निर्जीव को उसके अस्तित्व से बचाने का जो प्रक्रम होता है, ठीक है ना, ताकि उसका अस्तित्व ना खोए, वह खतरे में ना पड़े, ठीक है ना, इस पूरे प्रक्रम को हम संरक्षण कहते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमें अपने बहुत सारे ऐसे जगह पर जहां पर विशेष रूप से कोई पेड़ पौधे या फिर जानवर जो पाए जाते थे पहले, आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। ठीक है ना। क्यों हम पेड़ और पौधों का संरक्षण करेंगे, ठीक है ना, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि अगर हमें अपना इकोसिस्टम, अगर हमें अपना जैव मंडल अगर सुरक्षित बना के रखना है, तो हमें पेड़ों के साथ, पौधों के साथ जंतुओं का भी संरक्षण करना हमें बहुत ही अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आखिर इकोसिस्टम, जो जैव तंत्र है, वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और जैव तंत्र जो है नष्ट होने का मतलब है हमारे जीवन के जो अस्तित्व है वह खतरे में पड़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं जैव मंडल, ठीक है ना, जो इकोसिस्टम होता है उनका गठन जैविक और अजैविक घटकों से ही होता है। ठीक है ना। जहां पर आपको सजीव भी बहुत सारे मिलेंगे, प्राणी, साथ में सूक्ष्म जीव भी मिलेंगे सजीवों के साथ, और निर्जीव भी जो अजैविक जो घटक होते हैं उन्हें भी आपको मिलेंगी, जैसे मिट्टी, हवा, जल। यानी सजीवों के साथ निर्जीवों को एक साथ रहने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, किस प्रकार से सजीव जो है वो अजैविक घटकों के साथ, किस प्रकार जैविक जीव, जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ जो रह रहे हैं, इन पूरे ही बातों को आपको इकोसिस्टम्स में बताया गया है। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जान लेंगे कि आखिर अपने जैव मंडल को आज हमें अपने इकोसिस्टम्स को किस तरह से बचाना है पौधों को संरक्षित करके और जंतुओं का संरक्षण करके। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या पौधों को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पौधे अगर नहीं रहेंगे तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पौधे ही एकमात्र ऐसे स्वपोषी होते हैं, एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमें ऑक्सीजन जो है वो मुहैया प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाएंगे फ्रेंड्स? इसका उत्तर होगा नहीं। पेड़ पौधे जो है वो हमारी जीवन की रेखाएं हैं। ठीक है ना। तो आज आपको सबसे पहले जान लेना है कि आखिर पेड़ों को, जंगली जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे उद्यान, बहुत सारे ऐसे अभयारण्य, बहुत सारे ऐसे जैव मंडल जो हैं वो विकसित हो चुके हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर पेड़ पौधे किस तरह से नष्ट हो जा रहे हैं, किस तरह से पेड़ पौधे का उन्मूलन हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पेड़ पौधों का उन्मूलन आखिर बढ़ती शहरीकरण के कारण, बढ़ती आबादी के कारण, उद्योगों के कारण। जब भी उद्योगों को बढ़ने या उनकी स्थापना की बात आती है, जैसे ही शहरीकरण यानी शहर में बढ़ते हुए लोग, उनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण जब
बातें आती हैं तो सबसे पहले वनों को, जंगलों को काटकर बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स, मॉल्स तैयार किया जाता है। साथ में किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद को अगर तैयार करने की बात होती है तो जंगलों को काटकर सबसे पहले उद्योगों की स्थापना की जाती है। वन के उन्मूलन से क्या होता है, क्या होगा अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे? तो फ्रेंड्स, पेड़ पौधे ही जंगल, वन, ठीक है ना, अभयारण्य जो होते हैं वो हर प्रकार के जंतुओं का निवास स्थान होता है। अगर वो नहीं रहेंगे, ठीक है ना, अगर वन जंगल नहीं रहेंगे तो उनका निवास स्थान भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे? गांव में, आसपास के गांव में आकर लोगों को अपना शिकार करते रहेंगे। याद रखना है। सबसे पहले आपको जान लेना है कि वन के उन्मूलन से न केवल मनुष्य को, ठीक है ना, बल्कि सभी प्रकार के जीवों का जो अस्तित्व है उन पर खतरा पड़ गया है। वन के उन्मूलन से क्या होगा, ठीक है ना? सबसे पहले आपको जान लेना है, वृक्षों को काट लेना ही वन उन्मूलन कहलाता है। जब भी हम वृक्षों को काट देते हैं तो वह ही वन उन्मूलन कहलाता है। याद रखना है, वन उन्मूलन तभी तर्क संगत होगा जब आप किसी पेड़ को काटकर उसके स्थान पर किसी भी पेड़ की स्थापना करेंगे, वृक्ष को रोपण करेंगे। याद रखना आपको इन बातों को। आखिर क्यों करते हैं वन का उन्मूलन? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लिखना है कि जब भी हम कृषि करने की जरूरत होती है तो हम पेड़ों को काटना शुरू करते हैं। जब भी घरों या कारखानों का निर्माण होता है तो हम पेड़ पौधों को काटने की शुरुआत करते हैं। जब भी फर्नीचर अगर बनाना होता है, लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, तो हम वनों को काटना शुरू कर देते हैं। यह तर्क संगत तभी होगा जब हम पेड़ों को काटने के जगह पर, उनके स्थान पर एक नए पेड़ की हम पेड़ों को रोपण करेंगे। याद रखना आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके प्रभाव के बारे में बात करें, वन के उन्मूलन के, तो इसके प्रभाव के आप जो बातें हैं वो किस प्रकार आप समझेंगे कि जब भी हम पेड़ों को काटते रहें तो सबसे पहला हमें ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। हमारा ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन का अभाव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इस पूरे वायुमंडल में बढ़ती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम फॉसिल्स फ्यूल्स जो भी ईंधन है, ठीक है ना, उनको हम जला रहे हैं। उनके कारण से काफी सारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक है, जो संदूषक है, हमारे वायुमंडल में फैल रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वातावरण में आता रहेगा तो वह गर्मी को अवशोषित करते रहेगी और हमारे इस पृथ्वी का उष्णता, उसकी जो तापमान है उसकी वृद्धि होती ही रहेगी। और तापमान अगर बढ़ती रहेगी तो कोई भी भूमि क्षेत्र जो होगा वो बंजर भूमि में चेंज हो जाएगा, वह रेगिस्तान में बदल जाएगा। साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि तापमान के बढ़ने से जो जलवायु होती है वह उनका विघटन होने लगेगा। जलवायु उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरह से होनी चाहिए, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। भूमि बंजर हो जाएगी, बाढ़ आना जो है वो काफी होता रहेगा। और आप सभी जानते हैं बाढ़ों के रोकथाम करने की जो प्रक्रिया है, उसकी रोकथाम करने की जो क्षमता है वह वृक्षों के पास ही होती है, क्योंकि वह काफी सारे जल को अवशोषित भी करती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वन के उन्मूलन के क्या परिणाम होंगे। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। भौम जल का स्तर भौम का जो जल है, जो भूमि के अंतर्गत जो जल पाई जाती है, उस पे भी निम्नीकरण होगा। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वर्षा का जल वो पेड़ पौधों से रिस कर वो भूमि के अंतर्गत नीचे चला जाता है और हमें भौम जल की प्राप्ति होती है, उसका स्तर में भी कमी आ जाएगी, ठीक है ना। याद रखना है आपको। वन के उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। जैसा मैंने कहा, जलवायु में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस समय ठंडा, जिस समय विंटर सीजन की जरूरत होती है, या जिस समय हमें विंटर सीजन जो होती है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, उस समय विंटर सीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो अगर वृक्षों की कटाई अगर इस तरह चलती रहे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान देना है। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है, अगर वृक्षों की कटाई अगर लगातार चलती रहे तो वर्षा जो है वह कम हो जाएगी, भूमि की उर्वरता शक्ति जो है वह भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। सूखे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वोल्केनोस इरप्शन होगा, ज्वालामुखी फटती रहेगी, क्योंकि गर्मी, तापमान जो है वह पृथ्वी का डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा। ध्यान देना है। और इतने सारे प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या मनुष्य का जीना संभव हो पाएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना। याद रखना है कि आप
सभी जानते हैं ऐसा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो है वह यूज करते हैं। ध्यान देना है, अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी? इसका उत्तर होगा नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मात्रा बढ़ता रहेगा? इसका उत्तर होगा हाँ, उसका मात्रा डे बाय डे, प्रत्येक दिन वह बढ़ता रहेगा हमारे वायुमंडल में। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं विश्व उष्णन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यह बात भी कई बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर ये सूखा पड़ना क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अगर पृथ्वी द्वारा सूर्य की रोशनी के दौरान अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के कण अगर सूर्य की गर्मी को अगर प्राप्त करते रहे, उसका अवशोषण करते रहे, तो फिर क्या होगा? हमारे इस पूरे वायुमंडल का जो तापमान है पृथ्वी के तापमान के साथ वह बढ़ता रहेगा। आप सभी जानते हैं वर्षा को होने के लिए क्या जरूरत होती है? वर्षा को होने के लिए जो जलवाष्प है वो ऊपर जाकर ठंडे होते हैं। ठीक है ना? अगर ठंडे वाला जो परिस्थिति अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ठीक है ना? वर्षा के दर में कमी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपको समझना है। और जिस क्षेत्र में वर्षा की दर में कमी होगी तो वह क्षेत्र जो है अब क्या होगा? सूखा पड़ने लगेगा। भूमि में जो भी जलवाष्प उपस्थित है वह पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? वो गायब हो जाएंगे और भूमि पूरी तरह से सूखा पड़ जाएगा। ध्यान देना है। और इस तरह से कोई जमीन उर्वरक जो जमीन है वह पूरी तरह से मरुस्थल में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि वर्षा होने के लिए क्या आवश्यकता है कि वर्षा जलवाष्प जो है वो ऊपर जाकर संघनित होती है। संघनित होने के लिए आवश्यक है ऊपर वाले जो जगह है वायुमंडल का जो तापमान है वो ठंडा रहे। याद रखना है पृथ्वी का तापमान भी सही रूप से जिस तरह आज संतुलित है उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो वृक्ष को ना देख पाए। ठीक है ना? वो वन और जंगल को ना देख पाए, उनके पास कागज नहीं होगी, कलम नहीं होगी लिखने के लिए। ठीक है ना? ये हो सकता है। और साथ में कई प्रकार के जानवर भी उन्हें देखने के लिए ना मिले। आज इस वन के उन्मूलन से कई प्रकार के पेड़ पौधे साथ में जानवर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? वह भी आज के दिन में जो हम देख पा रहे हैं वो आने वाले जो पीढ़ी है वो इसे नहीं देख पाएंगे। यह बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना? अब हमें जान लेना है कि मरुस्थलीकरण आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, भूमि पर वृक्षों की कमी होने के कारण क्या होगा? मृदा अपरदन अधिक होगा। ठीक है ना? मृदा की ऊपरी परत जब भी हटती जाएगी तो चट्टानें आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना? मृदा में ह्यूमस की कमी होगी, उर्वरक की जो क्षमता होती है वो मिट्टी की वह खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना? और धीरे धीरे जो कोई भी भूमि है वह मरुस्थल में चेंज हो जाएगा तापमान के बढ़ने से भी। ठीक है ना? याद रखना है। और बहुत समय ऐसा देखा गया है वर्षा की दर में कमी होगी, लेकिन जब भी अगर बाढ़ आएगी तो वह भूमि के कटाव को भी करती रहेगी, यानी भूमि का अपरदन करती रहेगी और जो नदियों की जो गहराई है उसको वह भरती रहेगी। ध्यान देना है। अगर नदी की गहराई अगर फिर से भरती रहे तो फिर क्या होगा? साथ में वृक्ष नहीं रहेंगे तो उनका जल का अवशोषण नहीं होगा। बाढ़ के साथ पूरी तरह से गांव के गांव जो है वो डूबने लगेंगे। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना? और हमारे इस दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यानी हमारे इस पूरे पृथ्वी पर जो ध्रुवों पे जो बर्फ है वह भी गलना स्टार्ट हो जाएगी अगर पृथ्वी का उष्णन, ठीक है ना, तापमान जो है उसका अगर बढ़ता रहा तो। ठीक है ना? ये बात भी आपको याद रखनी है। और यही वो कारण है जिससे सूखा पड़ते हैं और मरुस्थलीकरण होता है, यानी वन के उन्मूलन के कारण ही सूखा पड़ना, पृथ्वी के उष्णन की वृद्धि करना, मरुस्थलीकरण होना, ये सभी वन के उन्मूलन के ही परिणाम है। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि वन एवं प्राणियों का संरक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण आखिर क्यों आवश्यक है। आप सभी जानते हैं वन प्राणी, ठीक है ना, वन यानी जंगल, साथ में प्राणी, ठीक है ना, साथ में सूक्ष्म जीव, मिट्टी, जल, पहाड़, जंगल, ये सभी जैव मंडल को तैयार करते हैं।
याद रखना है, हमारे इकोसिस्टम्स को तैयार करते हैं। अगर इकोसिस्टम्स में किसी भी एक घटक, चाहे वह जैविक हो या फिर अजैविक हो, इसकी घटक में अगर कमी हुई तो हमारा जो जीवन है वह, उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि जैव मंडल में, इकोसिस्टम्स में जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव किसी भी जीवधारी के मरने के पश्चात उनका विघटन करते हैं उनके शरीर का, ठीक है ना, और देन वह पोषक तत्व जो नाइट्रोजन से भरा होता है मिट्टी में फिर से मिल जाते हैं। आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे। अब है आपको जान लेना कि आखिर किस प्रकार हम वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आखिर अभयारण्य, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, इनका अगर हम देखभाल करें, इनके माध्यम से हम वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात यानी किसी भी क्षेत्र में जितने भी सारे के उद्भिद पेड़ पौधे उगते हैं हम वनस्पति जात कहते हैं किसी भी विशेष क्षेत्र में। और किसी भी प्राणी जात वह है जब किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से उस विशेष क्षेत्र में जो भी प्राणी वहां पर मौजूद है उसे हम प्राणी जात कह रहे हैं। यानी किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात को अगर उनके आवास को अगर बचाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वन और जंगल जो होता है वह वन्य प्राणियों का संरक्षण का स्थल होता है, वह उनका घर होता है, ठीक है ना। वन्य प्राणियों को, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसे आप घरों में नहीं पाल सकते फ्रेंड्स। ये बात भी आपको जान लेनी है, क्योंकि बाघ, शेर, भालू जो है ये वन्य प्राणी है, इसे आप घरों में नहीं पाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं। उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो खूंखार की प्रवृत्ति होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसीलिए उनको उनके ही निवास के स्थान में उन्हें रहने देना है, सुरक्षित और संरक्षित हमें करके रखना है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं एक जंगल में मांसाहारी, ठीक है ना, शाकाहारी, सर्वाहारी, हर तरह के प्राणी जो है मौजूद होते हैं। उसमें से अगर सिर्फ शाकाहारी अगर ना रहे तो फिर क्या होगा, अगर मांसाहारी नहीं रहे तो क्या होगा, आप सभी इनके परिणाम से भलीभांति परिचित हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आखिर अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर जैव मंडल आखिर क्या है। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र जो है वो चिन्हित किए गए, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। हमें खतरों से इन्हें बचाना है, ठीक है ना, वह है संरक्षित क्षेत्र जिन्हें हम अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर जैव मंडल कह रहे हैं, ठीक है ना। अब है कि इसका क्रिएशंस क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम जैव मंडल का तैयार कर रहे हैं, जैव मंडल को या फिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य को। ये नेचर से बनाए गए होते हैं, ध्यान देना है, ये नेचुरली तैयार किए गए होते हैं, लेकिन वहां पर जो नियम होते हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं। क्योंकि वृक्ष का रोपण, ठीक है ना, वृक्ष का रोपण जो है वो दिन प्रतिदिन वो कमी उसमें आती जा रही है। वृक्ष के उन्मूलन में बढ़ोतरी हो रही है। वृक्ष का उन्मूलन यानी वृक्षों की कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो एक गैर कानूनी काम है। साथ में बहुत ऐसे जगह हैं, शिकार करना वह भी एक गैर कानूनी काम है, ठीक है ना। किसी भी हरिण का शिकार करना, बाघों का शिकार करना, ये गैर कानूनी काम है, ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। इसके लिए सरकार के द्वारा, किसी भी देश के सरकार के द्वारा जो अभयारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो जैव मंडल है, उनको सुरक्षित कर दिया गया है। यानी उनकी जो सीमाएं हैं वो बांध दी गई हैं, बहुत सारे नियम जो है वो लगा दिए गए हैं कि उस क्षेत्र में वृक्षारोपण, ठीक है ना, जैसे वृक्ष के रोपण आप नहीं कर सकते, कृषि नहीं कर सकते, चारागाह नहीं कर सकते, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने के लिए जो शिकार या पोषिंग करते हैं, इन क्षेत्रों में पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं, ध्यान देना है। अब आपको जानना कि आखिर ये अभयारण्य क्या होते हैं। वह क्षेत्र जहां जंतु अपने उनके निवास स्थान के साथ वह पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, वह अभयारण्य हुआ, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से, आराम से वह घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वह हुआ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना है आपको, अभयारण्य जो है वह छोटा होता है, उससे बड़ा होता है राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यानी वन्य जीवन, पौधों, जंतुओं के साथ उनके संसाधन, उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक
ढंग से रहने के लिए जो विशाल जो क्षेत्र होता है वह होता है जैव मंडल। एक जैव मंडल के अंतर्गत अभयारण्य भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। ठीक है, आपको यह बात याद रखने हैं। और हमारे इस भारत में, ठीक है ना, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, बहुत सारे अभयारण्य भी हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। और साथ में यह जान लेना है कि जो जैव मंडल वाला जो आरक्षित क्षेत्र होता है ना फ्रेंड्स, उसमें विभिन्न प्रकार के जो आदिवासी हैं वो रहते हैं, याद रखना है, क्योंकि वो वन और जंगलों में ही काफी सालों से रहते आए हैं। क्योंकि अगर आप जंगलों को अगर काट दें तो वो आदिवासी का जो रहना है वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वनों के, ठीक है ना, वो जंगलों की लकड़ियों पर निर्भर है, उनके फूल पर, उनके फलों पर निर्भर है, और वहीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं। अगर वन और जंगल की कटाई कर दिया जाए तो क्या होगा, आदिवासी पर भी प्रभाव पड़ेगा और वन और जंगल में रहने वाले जीव जंतु के भी अस्तित्व को भी खतरा पड़ेगा। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसीलिए सरकार के द्वारा अभयारण्य पर हो या फिर राष्ट्रीय उद्यान पर हो या फिर जैव मंडल पर हो, सभी पर नियम जो है वो लगा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि आखिर जैव मंडल आरक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसी जगह जहां पर जीवन की विविधता पाई जाती है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीवन देखने को आपको मिलते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के वृक्ष, साथ में विभिन्न प्रकार के जानवर, और साथ में इनके साथ मौजूद होते हैं कई तरह के आदिवासी कबीले के लोग, ठीक है ना, याद रखना है। उन सभी का संरक्षण ही जैव मंडल आरक्षण कहलाता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जैव विविधता का ही अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, सभी जंतुओं, सूक्ष्म जीव हो या विभिन्न प्रजातियां, ठीक है ना, उनका संरक्षण, उनका आरक्षण, उन्हें हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से उन्हें आरक्षित कर सकते हैं। साथ में आपको जानना है कि आखिर किसी भी जो क्षेत्र की जो प्रजातियां होती हैं, जैसे कबीले वाले जो लोग होते हैं, जैसे आदिवासी वाले लोग होते हैं, वह भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे वन और जंगल के उन्मूलन से उनका भी अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जा रहा है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जैव मंडल आरक्षण क्यों करना चाहिए हमें, ठीक है ना, याद रखना है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के जैव मंडल को आरक्षित करने का जो मेन कारण होता है वह जैव विविधता, जीवन की जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है ना, जीवन की जो विभिन्नताएं जो उस क्षेत्र में हैं, उनका संरक्षण करके ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उनकी संस्कृति को रक्षा करके ही उनके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में देन नहीं पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि जो जैव मंडल है हमारे इस भारत में 18 जैव मंडल जो संरक्षित जो जगह है वो 18 है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अब है कि जैसे उदाहरण के रूप में आपको कहा गया है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और बोरियम पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी आते हैं। यानी जैसा मैंने आपको कहा कि वायुमंडल जैव मंडल जो आरक्षण है उसके वो सबसे बड़ा होता है और उसके ही अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी और अभयारण्य भी, याद रखना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान भी उसके ही अंतर्गत आते हैं और अभयारण्य भी उसके ही अंतर्गत आते हैं। यानी जैव मंडल काफी बड़ा एरिया होता है, ठीक है ना, जो कि पहाड़, ठीक है ना, पहाड़, पर्वत, नदियों, नालों, जल के स्रोत, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप यानी जीव जंतु जो सूक्ष्म जीव, साथ में पेड़ पौधे, जानवर, साथ में कबीले के लोग, आदिवासी लोग, इनके साथ का पूरा एक समूह होता है, याद रखना आपको इन बातों को। और साथ में आपको जान लेना है कि ये जो जैव मंडल है ना, इन्हें हम 3 भागों से देख सकते हैं, ये 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। अंदर वाला जो भाग है उसे हम कोर कहते हैं, जो केंद्र होता है। आपको बात ये याद रखनी है, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। अंदर वाला जो जगह होता है वह कोर कहलाता है और जो
ठीक कोर के बाहर वाला जो जगह होता है उसे हम बफर जोन कहते हैं, ठीक है ना। बफर जोन जो कि रिसर्च, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए वो अलाउड होती है, वो वाला जगह, ठीक है ना। कौन वाला जगह? बफर जोन। और सबसे बाहर वाला जोन होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है ना, याद रखना है। वहां पर विभिन्न प्रकार के जो घर हैं, कबीले के लोग हैं, वहां पर उन्हें बसने की या फिर कल्टीवेशन करने की, फसल के उत्पादन की उन्हें छूट होती है, वहां पर वो बसते हैं जनरली, ठीक है ना। यानी तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यह जो पिक्चर्स में दिखाया गया जो मैप है ना फ्रेंड्स, यह पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो अभयारण्य भी है, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं अभयारण्य वाला जो क्षेत्र है, ये बोरी अभयारण्य वाला क्षेत्र है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये पंचमढ़ी जो अभयारण्य वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पूरा है। इसके अंतर्गत अभयारण्य भी शामिल है और इसके अंतर्गत उद्यान भी शामिल है। तो इस तरह से पंचमढ़ी जैव मंडल जो आरक्षित वाला जो क्षेत्र है, इसको छोड़कर बाकी और 17 जो है हमारे इस इंडिया में, भारत में मौजूद है, ठीक है ना, याद रखना है। जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, जैसे नीलगिरी जो संरक्षित जैविक क्षेत्र है वह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मौजूद है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में मौजूद है। मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु में है। नोकरेक मेघालय में मौजूद है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में मौजूद है। मानस असम में मौजूद है। सिमलीपाल जो है वह उड़ीसा में मौजूद है। वहीं दिबंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में शामिल है, ठीक है ना। और साथ में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी आप पिक्चर्स आपने कुछ देर पहले देखा, जो आपके बुक्स में है, वह मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कच्छ का रण गुजरात में मौजूद है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। कंचनजंगा सिक्किम में। और अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरल और तमिलनाडु में उपस्थित है। बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। और डिब्रू सखोवा जो है वह असम में मौजूद है। और शेषचलम की पहाड़ियां जो है वह भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। ये आप देख पा रहे हैं नंबर 18 जो है, ये सभी मौजूद है हमारे इस भारत में। याद रखना आपको इस बातों को फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे पेड़ पौधों और जीव जंतु के बारे में, ठीक है ना। पेड़ पौधों को एक विशेष रूप से और जीव जंतु को एक विशेष रूप से वनस्पति जात और प्राणी जात के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वनस्पति जात आप देख पा रहे हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात आखिर होते क्या है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं किसी न किसी विशेष जगह में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या फिर विशेष प्रकार के जो जानवर हैं, प्राणी हैं, जंतु, जो जीव हैं, वो मिलते हैं किसी विशेष जगह में, ठीक है ना। जैसे भारत में विशेष रूप से जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सिर्फ सुंदरवन में ही मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा विशालकाय जो गिलहरियां हैं वह किसी विशेष क्षेत्र में मिलते हैं। बड़े बड़े जंगल में आम मौजूद है, वह भी किसी विशेष जंगली आम मौजूद होते हैं, वो किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर वनस्पति जात और प्राणी जात कहने का तात्पर्य आखिर है क्या। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, एवं जीव जंतु उस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले वो प्राणी जात के रूप में कहलाते हैं। तो इसे हम और भी अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। आप जानते हैं साल, किसी भी विशेष क्षेत्र में साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न इत्यादि जो है वो पाए जाते हैं, तो उसे हम वनस्पति जात कहेंगे उस विशेष क्षेत्र का। एवं चिंकारा, नीलगाय, ठीक है ना, हरिण, चातल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि, ये सब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह उस विशेष क्षेत्र का प्राणी जात हुआ, ठीक है ना। जैसे ये सब पंचमढ़ी जैव मंडल में ये प्राणी जात है। आपको जो नाम अभी बताए गए ये सभी पंचमढ़ी जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति जात हैं। और जैव मंडल पंचमढ़ी में पाए जाने वाले कोई विशेष प्राणी जात है, यानी वनस्पति जात भी बताया गया आपको पंचमढ़ी का, और प्राणी जात भी बताया गया। उस प्रकार जितने भी मैंने 18
जो मैंने नाम बताया कुछ देर पहले, उसमें किसी विशेष प्रकार के जंतु की विशिष्टता ही पाई जाती है या फिर किसी विशेष प्रकार के प्राणी जात वहां पर मौजूद होते हैं। आपको याद रखना इन बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आप देख पा रहे हैं ये जो पिक्चर्स में आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, यही प्राणी जात है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, पिक्चर्स में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आप देख पा रहे हैं, हरिण है, ठीक है ना, कुत्ते जैसी संरचना है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, ठीक है ना, ये डी में तेंदुआ बैठा हुआ आप देख पा रहे हैं, काफी खूंखार नजर आता हुआ। और ये फर्न के जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, जामुन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। ये विशेष प्रकार के किसी भी जंगल में, ठीक है ना, कि किसी भी विशेष जंगल में ये पाए जाते हैं, किसी विशेष प्रकार के जगहों में। याद रखना है आपको इन बातों को, इनमें विशिष्टता होती है जो बाकी से अलग होती है, ठीक है ना, याद रखना है। अब आपको जान लेना है कि किसी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आखिर क्या होती है। जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, उसे उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज, प्रजातियां, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने कई बार देखे होंगे गिलहरी, जो साधारणतः हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन वनों में बड़े बड़े गिलहरी भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। जैसे एक विशाल का एक गिलहरी भी पाया जाता है, याद रखना है। एक विशाल का एक गिलहरी भी भारत में मौजूद है, वो काफी फेमस भी है और काफी लंबी उसकी पूंछ भी है, ठीक है ना, काफी बड़ा है वो, याद रखना है। तो यह उस क्षेत्र का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाया, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। अब है जैसे पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज, वह जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज ही कहते हैं। और वह वाला जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो है, वह सिर्फ उसी क्षेत्र में ही आपको मिलेगा, अन्य क्षेत्र में नहीं मिलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसे पंचमढ़ी जो जैव मंडल है, उसमें विशाल का आप देख पा रहे हैं एक गिलहरी जो है पाई जाती है, पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही जाना था कि आखिर वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य प्राणी या फिर जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें हम वन्य प्राणी अभयारण्य भी कहते हैं, याद रखना है। अभयारण्य क्या होता है? वास्तव में अभयारण्य वह स्थान है जहां पर प्राणी रहते हैं, जंतु रहते हैं, लेकिन उन्हें मारना जो है या फिर उनका शिकार करना जो है वो काफी निषिद्ध होता है। वह लॉ के खिलाफ होता है, वह नियम और कानून के खिलाफ होता है, ठीक है, याद रखना है आपको इन बातों को। जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत ऐसे प्राणी हैं जो अभी संकटपूर्ण स्थिति में आ चुके हैं, ठीक है ना, उनका बच पाना मुश्किल हो रहा है। वो कुछ ही साल में अब हमारे सामने नहीं रहेंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, जिस तरह से डायनासोर्स कभी विलुप्त हो गया था। आज हम उन्हें क्या दिख पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न जैसे वन्य जंतु, जैसे आप जानते हैं काले जो हिरण है, श्वेत आंख वाले हिरण है, हाथी या फिर सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बत्तख, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित है और संरक्षित है, ठीक है ना। लेकिन यह भी संकटापन्न स्थिति में आ चुके हैं फ्रेंड्स, यह बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें बचाना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है ना। अब है हमें जान लेना कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान आप किसे कहेंगे? वह विशाल क्षेत्र जो कि आरक्षित है, जो कि पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, ध्यान देना है, उसे ही हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आपको वनस्पति जात के अलावा, प्राणी जात के अलावा आपको ऐतिहासिक कुछ चीजें भी दिखाई देंगी, ठीक है ना। जैसे बहुत ऐसे ऐतिहासिक वस्तु हैं जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ ऐसे गुफाएं दिखाई देंगी, कुछ ऐसे पहाड़ियां दिखाई देंगे जहां पर कभी जो है कोई बहुत सारे लोग जो है वो रहा करते थे, ठीक है ना। उनका भी कई जीवन का प्रमाण भी आपको मिलता है, याद रखना आपको। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है,
ठीक है ना। तो सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन जो है इस वन में मिलती है, याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना आपको इन बातों को। अब है आपको जान लेना कि आखिर सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आवास या फिर शरण भी स्थित है। यहां इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं कि बहुत साल पहले, लाखों हजारों साल पहले यहां पर मनुष्य भी रहते थे, जिसमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में भी पता चलता है। चट्टानों में इन मानव के आवासों की कुछ पेंटिंग्स और कलाकृतियां भी मौजूद है, खुदाई की गई है, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 ऐसी आवास की पहचान की जा चुकी है, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। जंतु एवं मनुष्य के इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य या फिर वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है ना। कि आज भी अनेक ऐसी आदिवासियां जो हैं, क्योंकि आज प्रमाण के रूप में आप देखते हैं कि आज भी बहुत ऐसी आदिवासी कबीले की जनजातियां हैं जो आज भी जंगल में रह रहे हैं। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे हम जान लेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण में चलाया गया एक कार्यक्रम है, ठीक है ना। इस योजना के तहत बाघों को, हमारे देश के बाघों को, ठीक है ना, उनका संरक्षण करना था, क्योंकि बाघ को मारकर बहुत ऐसे शिकार करके, ठीक है ना, उनकी पोचिंग करके उनके चमड़े, उनके दांत, उनके खाल जो है वो अलग अलग देशों में, विदेशों में बेचे जाते थे और काफी मोटी रकम जो है वो वसूली जाती थी। याद रखना है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमारे देश के जो बाघ हैं उनके संरक्षित करने का जो कार्यक्रम है वो 80 के दशक में शुरू हुआ था। याद रखना आपको इन बातों को। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं, बाघ, जंगली भैंस, बारहसिंघा, ठीक है ना, आज जो कि संकटपूर्ण अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है ना, ये संकटपूर्ण अवस्था में आ चुके हैं और आने वाले समय में शायद आप इन्हें ना देख पाए, ठीक है ना, क्योंकि जो शिकार है, ठीक है ना, वो लगातार बढ़ता रहा है और सरकार को इन्हें रोकने के लिए बहुत कड़े जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे, तभी जो विशेष क्षेत्रीय जो स्पीसीज है उनका जो जीवन है वो बच पाएगा, ठीक है ना, वो विलुप्त नहीं होंगे। याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर ये संकटापन्न जंतु आखिर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा कि संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो धीरे दिन बाई दिन यानी दिन प्रतिदिन वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। जैसे शेर, हाथी, जंगली भैंस, बारहसिंघा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे, वे जंतु, उनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा डेटा है, आंकड़ा है, उनसे अगर बाद में फिर उनको काउंटिंग किया गया, देखा गया, तो उनकी जो संख्या वो डे बाय डे कम होती जा रही है। इसके पीछे का रीजन शिकार करना है, उनको मारकर उन्हें विदेशों में बेच देना है, उनके चमड़े को या फिर उनके अन्य जो शरीर के अंगों को। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना, और वो विलुप्त हो सकते हैं और विलुप्त हो जा रहे हैं। ये जो कारण है फ्रेंड्स, वन के विलुप्त होने का जो कारण है उनका डायरेक्ट जो प्रभाव है, प्रत्यक्ष प्रभाव है, वो इस प्रकार के जंतु के साथ हो रहा है जो कि धीरे धीरे संकटापन्न जंतु कहलाए जा रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें हम कह रहे हैं क्योंकि उनका अस्तित्व आज खतरे में है, उन्हें हमें बचाना जो है वो काफी जरूरी हो गया है। याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर रेड डेटा पुस्तक आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें विलुप्त हो चुके प्राणियों का जो विवरण है वह उन पर लिखा गया है, ठीक है ना। यानी रेड डेटा पुस्तक पर वह ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न जो प्राणी हैं, जो फिर वनस्पति जात हो या फिर प्राणी जात हो, उनके बारे में बताया गया है और जो हो चुके हैं ऑलरेडी उनके बारे में भी बताया गया है। यानी पौधों और जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक जो है वो बताए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारे भारतीय गवर्नमेंट के साथ साथ
ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय जो सरकार है, अंतरराष्ट्रीय जो विदेश है ना, वहां पर इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी रेड डेटा बुक जो है वो जारी किए जाते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के बायोस्फीयर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में भी रेड डेटा बुक जो है वो प्रकाशित होती है। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है फ्रेंड्स प्रवास के बारे में। बहुत प्रवास आखिर क्या होता है फ्रेंड्स। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वे अपने आवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य आवास स्थान में चले जाते हैं, वहां पर वृद्धि करते हैं, वहीं पर प्रजनन करते हैं। और यह क्यों होता है? यह उसी समय होता है जब उसके निवास स्थान के जो क्षेत्र होते हैं वो प्रचंड रूप में जो है वो प्रभावित होते हैं। यानी सीवियर कंडीशंस जब हो जाता है उनके प्रवास क्षेत्र का, तो वह पलायन करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही जलवायु जो है या मौसम के बदलने के साथ साथ, ये चाहे वह 5 महीने के हो या 6 महीने के या साल भर के हो, तो वह जो है वह पुनः उसी स्थान में आ जाते हैं जहां पर उनका निवास स्थान है। याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसी तरह राजस्थान में बहुत ऐसे पक्षी हैं जो काफी दूर से आते हैं, या फिर सुंदरवन में भी बहुत ऐसे जंगली जानवर हैं जो काफी साइबेरिया के जो जगह है उनको पार करके वो आते हैं। याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि वह अपना जो इलाका है, अपने रहने वाला इलाका, वह उसे भूलते नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वह उड़कर फिर से पुनः उसी स्थान को चले जाते हैं जहां से वे आए थे। याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह होता है प्रवास। और साथ में आपको जान लेना है कि आखिर पुनर्वन रोपण आखिर क्या होता है, जैसा आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वृक्षों को काटने के बाद उनके स्थान पर अगर आप वृक्ष का रोपण करें तो वह पुनर्वन रोपण ही कहलाता है। याद रखना आपको उन बातों को। यानी पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी को पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना होता है। याद रखना है, ठीक है ना। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपको उसी पेड़ को ही रोपण करना है जिस पेड़ को आपने काट डाला था। लेकिन याद रखना है फ्रेंड्स, पेड़ों को काटने का जो नियम है, बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर वह लीगली नहीं है, गैर कानूनी है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है, ठीक है ना, उन रिक्त स्थानों को आपको शब्दों द्वारा भरकर आपको पूरे करनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नंबर क में देख ले रहे हैं कि आखिर क्या पूछा गया है हमसे। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास के साथ संरक्षित सुरक्षित रहते हैं उसे हम कहते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य, ठीक है, या फिर वन्य प्राणी उद्यान भी आप उसे कह सकते हैं। याद रखना है। देखिए आपके लिए मैंने उत्तर में भी लिख के रखा है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे हम वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। नंबर ख में आपसे पूछा गया है कि वह किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में ही वह स्पीसीज, वह जाति जो है, चाहे हो सकती है वह पौधों की हो सकती है या फिर जानवरों की, वह जो है विशेष प्रकार की प्रजाति हो सकती है, तो उससे हम क्या कहेंगे। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज जो है वह विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज ही हम उसे कहते हैं। याद रखना है आपको इसे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ेंगे, नंबर ग में देख लेंगे क्या पूछा गया है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ने जाना कि आखिर प्रवासी पक्षी जो होते हैं जो सुदूर क्षेत्र से जलवायु परिवर्तन करने के कारण वह पलायन करते हैं या फिर मौसम के परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं प्रवासी वाले जो पक्षी होते हैं वह अपने क्षेत्र से
वह अपने क्षेत्र से तभी पलायन करते हैं जब सीवियर कंडीशंस हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना है, अपने क्षेत्र में कंडीशंस अगर सीवियर, प्रचंड रूप से गर्मी या फिर प्रचंड रूप से जब ठंडा पड़ने लगते हैं, ठीक है ना, तो ही प्रवासी वाले जो पक्षी हैं, ठीक है ना, वह अपने क्षेत्र से उड़कर किसी दूसरे वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। तो इसमें परिवर्तन होता है जलवायु का, ना ही मौसम का, ठीक है ना। मौसम तो प्रत्येक दिन बदलते रहते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है। और जलवायु जो होती है वह 20 से 25 सालों का आंकड़ा होती है, ठीक है ना, मौसम का, जिससे हम जलवायु उस विशेष क्षेत्र की जिससे निर्दिष्ट होती है, ठीक है ना। आपने इसके बारे में लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे फ्रेंड्स कि क्या डिफरेंस है जलवायु के साथ मौसम का। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2 में देख लेंगे कि हमसे आखिर क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो डिफरेंशिएट है, ठीक है ना, आपको कुछ बताए जा रहे हैं, कुछ शब्द जिसमें आपको अंतर बता देने हैं कि आखिर इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा, आखिर अंतर आपने क्या समझा। जैसे नंबर क में आपने जान लिया वन्य प्राणी उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। नंबर ख में है चिड़ियाघर और अभयारण्य के बीच में क्या है डिफरेंशिएट, संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज के बारे में। और नंबर घ है वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। ये 4 आपको बताने हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताने हैं, अंतर को स्पष्ट करके बताना है, ठीक है ना। जिसमें चलिए देख ले रहे हैं। जो पहला है वह है प्राणी उद्यान, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। इसके बारे में आपने चैप्टर्स में भी पढ़ा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम होगा वन्य प्राणी उद्यान का और दूसरा कॉलम होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का होगा। तो नंबर क में जो आपको लिखने हैं, ठीक है ना, सबसे पहले आपको आंसर शीट्स में लिखना है कि वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि नंबर क में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तभी जो एग्जामिनर है वो समझ पाएंगे कि आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं नंबर क का कर रहे हैं। ये क लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और कॉलम बनानी है, ठीक है ना, क्रम संख्या भी देनी है जिस तरह से मैंने आपके लिए बताया है। नंबर 1 में आपको बताने हैं वन्य प्राणी उद्यान के लिए ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी जंतु, ध्यान देना है, ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें हम वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। वन्य प्राणी उद्यान क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य प्राणी या जंतु सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेफ तरह से रहते हैं, उन्हें हम वन्य प्राणी उद्यान या फिर वन्य प्राणी अभयारण्य कह रहे हैं। अब अभयारण्य शब्द का आखिर क्या मतलब है वो भी आपको बता देने हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या फिर उनका शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध होता है। याद रखना है। ठीक उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आपको नंबर 1 में लिखने हैं कि वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र क्या होता है? जो कि उस क्षेत्र की जैव विविधता, ठीक है ना, जैविक चीजों की विविधता, डायवर्सिटी, बहुत सारी चीजों का एक समूह जो है उस प्रॉपर रूप से उस जगह में पाया जाता है, उनकी संस्कृति को रक्षा करने के लिए वह संरक्षित है, सुरक्षित है, उसे ही हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत तरह के डिफरेंट तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, जंगल्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। याद रखना है आरक्षित क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें। याद रखना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वह वन्य प्राणी उद्यान से काफी बड़ा होता है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर इसके पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या लिखना है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना है कि भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है। ये आपको नंबर भी बता देने हैं कि आखिर भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य जो है वह मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आपको नंबर 2 में बताना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की तरफ में कि भारत में लगभग 15 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं।
ध्यान देना है, ठीक है ना। याद करके रखना है आपको कि भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है। वही दूसरी तरफ आपको बताना है कि भारत में 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। यह नंबर जो है वह अभी बढ़ गई है, 15 जैव मंडल, ठीक है ना, वो आपको बढ़ गई है, वो अभी 18 के लगभग भी हो गई है। यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि आखिर नंबर ख में जो हमें डिफरेंशिएट पूछा गया था वह आखिर क्या था। वह था चिड़ियाघर एवं अभयारण्य, ठीक है ना। आपको भी उसी तरह से बिल्कुल बताना है फ्रेंड्स। नंबर ख पहले मेंशन करना है, फिर चिड़ियाघर एवं अभयारण्य बताना है, देन जो है फिर से कॉलम बनाना है, एक कॉलम चिड़ियाघर के लिए, दूसरा अभयारण्य के लिए, ठीक है ना। वहीं चिड़ियाघर में सबसे पहला पॉइंट जो आपको क्रम संख्या नंबर 1 में जो बतानी है वह है कि यह एक ऐसा स्थान है, ठीक है ना, चिड़ियाघर वाला, यह एक ऐसा स्थान है जहां जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। कृत्रिम आवास, वह आवास जो मैनमेड है, जो मनुष्य ने उनके लिए बना दिया है, वह है चिड़ियाघर, ठीक है ना, जहां पर जानवर रह रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है कि चिड़ियाघर में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं ना, वो अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में उन्हें एक साथ रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। और नंबर 2 में आपको लिखना है कि जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित भी किया जाता है और वे छोटे क्षेत्र में होते हैं। तो जानवरों को सार्वजनिक दृश्य, ताकि सब लोग आकर देख सकें, उनके लिए उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। क्योंकि बहुत समय ऐसा देखा गया है कि अभयारण्य में वह स्पीसीज जो है, वह विशेष प्रकार की प्रजाति, चाहे वह पशु का हो, ठीक है ना, वह जंगली एनिमल्स का हो या फिर प्लांट्स का हो, वह जो है उन्हें विशेष रूप से जगह दी जाती है, विशेष स्थान दिया जाता है, याद रखना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अभयारण्य में, चिड़ियाघर में जो आवास होता है जानवरों का वह तो कृत्रिम होता है, लेकिन अभयारण्य में वह स्थान है जहां जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। प्राकृतिक आवास में रहने वाला जो जगह है वह अभयारण्य ही कहलाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से जो भगवान उन्हें प्रोवाइड करा है, चाहे हो सकता है वो गुफा में रह रहे हो या फिर पेड़ पौधों जंगलों में रह रहे हो, तो वो भगवान, वो नेचर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किया गया है उन जानवरों को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, कृत्रिम मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट के समान आपको लिखना है कि जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र शिकार, चराहे, पेड़ काटने आदि के लिए निषिद्ध है। अभयारण्य में होता क्या है, जो शिकार करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए मनाही होती है, निषिद्ध होता है, चराई नहीं हो सकता है, पेड़ काटना नहीं पॉसिबल है, किसी भी तरह का जो लीगल काम है, ठीक है ना, जो इलीगल काम है वह बिल्कुल निषिद्ध होता है, ठीक है ना। बिल्कुल पूरी तरह से सरकार के द्वारा वह सुरक्षित स्थान होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, नंबर ग में जो डिफरेंशिएट हमको बताने थे वह था संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज के बीच में, इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है वो हमें बताना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर ग को मेंशन करते हुए हम लोग लिखेंगे संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज के बारे में। वही फिर से कॉलम बनाएंगे दो, एक संकटापन्न स्पीसीज, ठीक है ना, उसके बारे में, और दूसरा विलुप्त स्पीसीज के बारे में, ठीक है ना। स्पीसीज कहने का मतलब हुआ प्रजाति, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नंबर 1 में लिखना है कि वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, ध्यान देना है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें संकटापन्न स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। संकटापन्न स्पीसीज कहने का मतलब ऐसे प्राणी जो अब कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों के बाद अब वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उन्हें शिकार करके मार दिया जा रहा है या फिर नेचुरली वो मर जा रहे हैं, ठीक है ना। उनके लिए वह पर्याप्त वातावरण अब नहीं है जिसमें वह सरवाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। इसीलिए वह स्पीसीज, विशेष प्रकार की जाति जो है अब संकट अवस्था में है, ठीक है ना। उन्हें अब हमें कंजर्व करना है, उन्हें संरक्षित प्रदान करनी है, ध्यान देना है। वहीं दूसरी तरफ विलुप्त स्पीसीज के बारे में आपको लिखना है कि वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद ही नहीं है, उन्हें विलुप्त स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। ऐसी प्रजातियां जो कभी हुआ करती थी इस धरती पर लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना, वो विलुप्त हो चुकी है, वो गायब हो चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि संकटापन्न स्पीसीज के बारे में आपको दूसरा पॉइंट बताना है कि आखिर बाघ,
जंगली भैंस, ये अब धीरे धीरे जो है संकटापन्न के जगह पर, ठीक है ना, उस रेखा के सामने आ चुके हैं जो कि बिल्कुल संकटापन्न है, ठीक है ना, संकट से भरा हुआ है। अब कुछ वर्षों के बाद शायद आप इन्हें नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है। वहीं दूसरी तरफ विलुप्त स्पीसीज के बारे में आपको बतानी है कि आखिर उदाहरण के लिए डायनासोर, डायनासोर जो कभी हुआ करते थे हमारे इस पृथ्वी पर, लेकिन आज जो है वो नहीं है ऐसा, ठीक है ना। क्या आप आजकल डायनासोर को देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते हैं कहीं भी, वो दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। वह विलुप्त स्पीसीज है, ठीक है ना, समझने वाली बात है। वो पहले कभी हुआ करते थे लेकिन आज नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नंबर घ में जो हमें डिफरेंशिएट बताना था वह था वनस्पति जात और प्राणी जात के बीच में, ठीक है ना, याद रखना है। वनस्पति जात और प्राणी जात के बीच में जो डिफरेंशिएट है वो बताना है। फिर से वही कॉलम बना लेंगे, वनस्पति जात के लिए एक कॉलम, प्राणी जात के लिए एक कॉलम। और नंबर 1 पॉइंट में वनस्पति जात में हमें लिखना है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक है ना, तो उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस विशेष क्षेत्र के ही वनस्पति जात कहलाते हैं, याद रखना है। और प्राणी जात किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उसे उस क्षेत्र के प्राणी जात वो कहलाते हैं, ठीक है ना। हो सकते हैं उस विशेष क्षेत्र में कोई विशेष रूप से कोई पेड़ पौधा पाया जाता हो या फिर कोई भी पेड़ पौधा पाया जाता हो, याद रखना है। प्राणी जात में भी बिल्कुल उसी तरह से विशेष रूप से पाया जाने वाला जो एनिमल्स है उसे हम प्राणी जात कह रहे हैं। जैसे भारत में विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो गिलहरियां हैं वो काफी बड़ी है, जिसके बारे में आपने वीडियोस में भी जाना। अब उदाहरण के लिए नंबर 2 में वनस्पति जात में आप लिखेंगे कि उदाहरण में आप क्या लिखेंगे वनस्पति जात में, जैसे साल, सौगन, आम, जामुन, फर्ण, अर्जुन आदि वनस्पति जात है, ठीक है ना, किस विशेष क्षेत्र में ये पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राणी जात में आपको लिखना है चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाला हरिण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि ये प्राणी जात वाले हैं, ठीक है ना। यह भी किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जा रहे हैं, ध्यान देना है। और वनस्पति जात में साल, सौगन, आम वाला जो पेड़ पौधा है वो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो ये डिफरेंशिएट हुआ। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, वनोन्मूलन, वन का जब उन्मूलन कर दिया जाए, ठीक है ना, ध्यान देना है। वनों को जब काट दिया जाए, उनका उन्मूलन कर दिया जाए, वन के उन्मूलन पर का निम्न प्रभाव क्या पड़ता है। अगर वनों को काट दिया जाए, जंगल की सफाई हो जाए तो फिर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उन पर चर्चा करना है, चर्चा कीजिए, ठीक है ना। अब चर्चा करना है तो आखिर किन पर चर्चा करनी है, किस टॉपिक पर चर्चा करनी है। जैसे नंबर क में वन्य प्राणी, ध्यान देना है। नंबर क में है वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर ख में है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर ग में है गांव या फिर ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर घ शहरी या फिर शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर अंग में है पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है और अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर च, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट्स पर आपको बताने हैं कि वनों को अगर काट दिया जाए तो इतने सारे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव आखिर क्या है, किस प्रकार का वो प्रभाव है, संक्षिप्त में आपको बताने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टॉपिक जो है वो है क, ठीक है ना, वन्य प्राणी पर। वन्य प्राणी पर अब क्या प्रभाव पड़ता है, जैसा आप सभी ने जाना कि जब भी जंगल काट दिए जाएंगे तो वन्य प्राणी जो है वो अब जंगल से निकलकर शहरों की तरफ आ जाएंगे, गांवों की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। उन्हें तो क्योंकि खाना है ही, ठीक है ना, उन्हें तो सर्वाइव होना है, जिंदा रहना है उन्हें। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेंगे कि आखिर किस तरह से हम लिखेंगे वन्य प्राणी। पहले आपको बताना है, देन आपको लिखना है कि आखिर वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक जो आवास है, रहने वाला जो घर है, प्राकृतिक रूप से जो आवास रहने वाला घर जो मुहैया होता है वन्य प्राणी के लिए वो नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है, ना ही उनके लिए रहने का कोई जगह है और ना ही वंश को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई जगह जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि जंगल उन्हीं उनका घर होता है, ठीक है ना। अब जंगल को काट दिए जाए तो वो कहां रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, ठीक है ना। यही वो मेन कारण है, ठीक है ना, जिसके कारण से जो जानवर होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि जंगल की कटाई हो जा रही है, ध्यान देना है।
नंबर ख में आपको बताना है कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम वनों का उन्मूलन कर दें, वनों को अगर काट दें, ठीक है ना। तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पर है, पर्यावरण वनों उन्मूलन के परिणाम विश्व उष्णन है, यानी विश्व में उष्णन बढ़ती रहेगी। विश्व में जो पृथ्वी की जो गर्मी है ना, वह डे बाय डे, दिन बाय दिन जो है वो बढ़ता ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है और वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर वनों को काट दिया जाए तो क्या होगा? हमारी इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बढ़ती रहेगी, याद रखना है। और सूरज की रोशनी को वह क्या करते रहेंगे? अब्सॉर्ब करते रहेंगे, अवशोषित करते रहेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस समय उसे ग्रहण करने वाला वन या जंगल जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। नंबर ग में बढ़ेंगे, लिखेंगे हम कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देख ले रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन के लिए, फलों के लिए, लकड़ी के लिए, इत्यादि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। आप सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सारे रहने वाले लोग हैं वो वनों पर, जंगलों पर, ठीक है ना, बागानों पर बहुत हद तक वो निर्भर रहते हैं। वो लकड़ियों का कलेक्शंस करते हैं, फलों का, ईंधन का कलेक्शंस करते हैं। और वन उन्मूलन हो जाएगा, जब वनों को काट दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? उनके संसाधन जो भी रिसोर्सेस है उनको अगर कम कर दिया गया तो वह निर्जन जानवर भी ग्रामीण के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। जब गांव में क्या होगा? जब भी वनों को काट दिया जाएगा तो फिर वहां पर रहने वाले लोगों को वह तो मुहैया नहीं हो पाएगी, ना ही उन्हें ईंधन मिल पाएगी, ना ही फल मिल पाएगा, लकड़ी मिल पाएगा, जो वनों पर निर्भर है, ठीक है ना। अब है दूसरी बात, एक और अगर एस्पेक्ट से, नजरिया से देखें तो जो भी जानवर रह रहे हैं वह ग्रामीण लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि ग्रामीण लोगों का वो शिकार करते रहेंगे फिर वो, ठीक है ना, याद रखना है। अब है नंबर घ में आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देख ले रहे हैं। शहरी क्षेत्र में शहर वनोन्मूलन से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। जानते हैं आप, शहर में जंगल जो है वो नहीं होते हैं। कोई भी शहर है जहां पर जंगल नहीं है, बेसिकली यही है। शहरों में सिर्फ आप घर देख पाएंगे, बिल्डिंग्स देख पाएंगे बड़े बड़े, ठीक है ना, बहुत सारी गाड़ियां आप देख पाएंगे, वन और जंगल नहीं देख पाएंगे शहरों में। तो इसलिए वन को जब काट दिया जाए तो इनका जो डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो शहर में रहने वाले लोगों को दिखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अब क्या होगा, किस तरह से उन्हें प्रभावित करेंगे? लेकिन जलवायु में परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान देना है, बाढ़ आने लगेंगे, ठीक है ना, सूखा होने लगेगा ज्यादा वाला एरिया। उससे क्या होगा? सूखा जब पड़ने लगेंगे तो क्या होगा कि किसी भी तरह का फसल जो है उनका उत्पादन नहीं हो पाएगा, फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जैसे ही कोई क्षेत्र अगर सूखे पड़ने लगते हैं तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, फिर साग सब्जियां वगैरह नहीं मिलने लगेंगे, भुखमरी की सृष्टि होगी। इस तरह से एक इनडायरेक्ट जो प्रभाव है वो शहर में रहने वाले लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, जो शहरों को भी प्रभावित करती है। यह विश्व उष्णन की ओर भी ले जाता है। ध्यान देना है, अगर पूरी तरह से सूखने लगे हमारा जो यह पृथ्वी है, हर जगह अगर सूखा पड़ता रहे तो फिर क्या फसल का उत्पादन होगा? इसका उत्तर होगा नहीं। पृथ्वी की गर्मी, तापमान जो है वह बढ़ती ही रहेगी, ठीक है ना। यह बात जो है डायरेक्ट उस समय गांव से लेकर शहरों हर प्रकार के लोगों को देखने के लिए मिलेगा, याद देना है, ठीक है ना। और नंबर अंगों में जो आपको बताया गया है वह प्रभाव है कि पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनोन्मूलन का। वन का जब उन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा? पृथ्वी पर प्रभाव होगा कि वनोन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। वन के उन्मूलन से जो उपजाऊ वाला जो जगह है, उपजाऊ वाला जो भूमि है वो रेगिस्तान में चेंज हो जाएगा। बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं भी वनोन्मूलन के ही परिणाम है। जब बाढ़ होने लगेंगे या फिर सूखा होने लगेगा तो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये किसका परिणाम है? ये वनों को काटने का परिणाम है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी की जलवायु जो है जिस समय ठंडा
होने का विंटर सीजन होने वाला बात है, उस समय विंटर नहीं होगा, गर्मी ही पड़ती रहेगी, पृथ्वी की जलवायु जो है पूरी तरह से इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। ग्लेशियर्स जो है वो पिघलने लगेंगे। आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला जैसे ही पृथ्वी पर उष्ण टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस पर जो बर्फ है, जो ध्रुवों पर बर्फ जो जमा है वो पिघलने लगेगी। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और नंबर 4 में है कि अगली पीढ़ी, ठीक है ना, अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनों के काटने से, उस पर आपको बताने हैं। तो वनोन्मूलन से हमारी जलवायु को अत्यंत प्रभावित किया है। किसने? वन के उन्मूलन ने हमारे जलवायु को प्रभावित किया है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ प्रजातियां पहले से ही विलुप्त हो चुकी हैं। अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक प्राणी जात और वनस्पति जात को देखने में सक्षम नहीं होंगी, ठीक है ना। आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है ना, तो वह जो है अब जंगल को देखने के लिए तरस जाएंगे, वन्य जानवरों को देखने के लिए तरस जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें तो काट दिया जा रहा है। ध्यान देना है, उन्हें विश्व उष्णन के प्रभावों का शिकार होना पड़ेगा और उनके पास कोई ईंधन और कागज भी नहीं होगा लिखने पढ़ने के लिए। याद रखना है, कोई भी कागज नहीं बचेगा उनके पास, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख ले रहे हैं कि अगर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, क्या होगा यदि, देख पा रहे हैं आप, क्या होगा आपको बताने हैं। यदि नंबर क हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास अगर बाधित हो जाए, मिट्टी की ऊपरी परत अगर अनावरित हो जाए, ठीक है ना, क्या होगा। तो वह आपको पॉइंट्स बताने हैं कि यदि अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहें, यदि किसी जंतु का आवास अगर नष्ट हो जाए, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अगर अनावरित अगर हो जाए, तो फिर इसका इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है क्या देखने को मिलेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले नंबर क पॉइंट पर हम नजर डालेंगे। हम वृक्षों की अगर कटाई करते रहें तो फिर क्या होगा। अगर हम पेड़ पौधों की कटाई काटते चले जाएं तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता जो शक्ति है वह नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी, वो कम हो जाएगी। प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कमी आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित होगा। इतने सारे इफेक्ट जो है, प्रभाव है, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर पेड़ों को आप काटते चले जाएं तो बारिश कम हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम हो जाएगी, प्राकृतिक जलवायु में एक चेंजिंग देखने को मिलेगा, मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता है वह भी कमी हो जाएगी उसमें, और बाढ़ आने की संभावना जो है वो बढ़ती जाएगी। ध्यान देना है। और पशु वाला जो जीवन है, वन जंगलों के साथ पशु वाला जीवन भी प्रभावित होगा और हम भी प्रभावित होंगे इससे, ठीक है ना फ्रेंड्स। नंबर ख में है कि किसी जंतु का आवास अगर बाधित होता है तो फिर क्या होगा। जंतुओं का जीवन रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास तो नष्ट हो जाएगा, उनके पास रहने और प्रजनन करने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। परिणाम होगा कि वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाने लगेंगे, ठीक है ना। ये होगा उन पर प्रभाव। और नंबर ग में देखा जाए कि आखिर मिट्टी की ऊपरी परत अगर अनावरित हो जाए तो फिर क्या होगा, प्रभाव होगा। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अगर अनावरित हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वह जल से धुल जाएगी। ऊपरी परत में जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, वो तो जल बहने लगेंगे ना। ध्यान देना है, ऊपरी परत के हटने से उपजाऊ मिट्टी भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर गई मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाएगी। परिणाम स्वरूप नदियों की जो गहराई है वह कम हो जाएगी। इससे बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। बाढ़ को रोकने का काम कौन करता है, वन और जंगल। वन और जंगल बाढ़ की पानी को, बहुत सारे पानी को अवशोषित करके रखते हैं, मिट्टियों को पकड़ कर रखती है। आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर वन ही जंगल ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, पूरी तरह से मिट्टी जो है उनका अपर्दन, वेदरिंग जो है वो होने लगेगा, मिट्टी काटने लगेगी। किसके द्वारा, जलों के द्वारा, पानियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, बाढ़ के पानी के द्वारा, और फिर नदी जो है वह खुद ब खुद भरने लगेगी। ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में आपको उत्तर बताने हैं।
नंबर क में पूछा जा रहा है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। नंबर ख में आपको पूछा जा रहा है संरक्षित वन भी वन्य जीवन के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि संरक्षित जो सुरक्षित वन्य भी वन्य जंतुओं के लिए जो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है, वो आपको बताने हैं। जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, नंबर क में पूछा जा रहा है। नंबर ख में वन्य जीवन क्यों पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, वो आपको बताने हैं। नंबर ग में पूछा जा रहा है कि आखिर कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे, वो आपको बताने हैं। अगले में आपसे पूछा जा रहा है कि वन के उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है, यह आपको बताने हैं। वन के उन्मूलन के जो कारण है उसके प्रभाव क्या है, वो आपको बताने हैं। ठीक है ना। रेड डेटा बुक क्या है, वो आपको बताने हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताने हैं। तो संक्षेप में आपको उत्तर देना है 1 या 2 लाइन में। ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताना है। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख ले रहे हैं कि आखिर पहला प्रश्न जो था कि आखिर हमें जो जैव विविधता का संरक्षण आखिर क्यों करना चाहिए, संक्षेप में बताना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जीव जो है वह पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए काफी जरूरी है। ठीक है ना। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अगर हमें बचाना है, हमें खुद के अस्तित्व को अगर बचाना है, तो इनका अगर हमें पहले संरक्षण करना है, अगर हमें अस्तित्व को बचाना है। ठीक है ना। नंबर ख में है, आपसे पूछा गया कि आखिर संरक्षित वन भी वन्य जानवरों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्योंकि शिकारी इन क्षेत्र में पहुंचकर वन्य जंतुओं का शिकार करते हैं और अवैध रूप से, ठीक है ना, लीगली जो नहीं है, ठीक है, जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण करते हैं। शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। ठीक है ना। किसी भी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को शिकार के खिलाफ बहुत ही एक कड़ा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है ना। एक दंडनीय अपराध है। ठीक है ना। ये आपको बात जान लेना है, क्योंकि इससे जैव विविधता जो है वो संकट में पड़ जाएगी। जितने ही प्रकार के अगर वन्य प्राणी अगर विलुप्त हो जाएंगे, ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स। ठीक है ना। नंबर ग में आपसे पूछा गया था कि आखिर कुछ आदिवासी वन या फिर जंगल पर निर्भर करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो आपको बताने हैं। आपको बताना है कि कुछ आदिवासी अभी भी वन और जंगल पर अपने भोजन के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए, आश्रय के लिए वन और जंगल पर निर्भर हैं। वे वनों में, जंगलों में रहते हैं और उन पर ही निर्भर रहते हैं। वही उनका घर है। ठीक है ना। उन्हीं पर अपना वो विकास करते हैं, वहीं पर वो वृद्धि करते हैं, वहीं पर वे प्रजनन भी करते हैं। जितने भी तरह के आदिवासी होते हैं वो वहीं रह रहे हैं, ध्यान देना है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि इसके बाद वाला जो पूछा गया था प्रश्न, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है, चलिए जान लेते हैं। वन के उन्मूलन के कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या है। तो वन उन्मूलन का जो मुख्य कारक, जो एलिमेंट्स है, वह है शहरीकरण। ध्यान देना है, शहरीकरण होते जा रहे हैं और औद्योगिकरण, ये 2 मेन कारण हैं जिसके कारण से वनों का उन्मूलन जो है वह होता जा रहा है। अधिक भूमि चाहिए, उन्हें संसाधन की आवश्यकता होती है, उनके कारण वनों का कटाव जो है वह बढ़ता जा रहा है। तो शहरीकरण यानी वनों को काटकर शहर बनाया जाएगा, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट जो है उन्हें खोला जाएगा। शहरीकरण हो जा रहा है वनों को काटकर। औद्योगिकरण, वनों जंगलों की सफाई करके नए नए मशीन्स बैठाए जाएंगे, उद्योग बनाया जाएगा, कारखाने बनाए जाएंगे। उनके कारण से वन का उन्मूलन का जो प्रधान 2 कारक जो यही है। ठीक है ना। इसके अलावा उनके प्रभाव, वन उन्मूलन का जो परिणाम है वह मरुस्थलीकरण होगा और प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है ना, ध्यान देना है। प्राकृतिक आपदाओं कहने का मतलब बाढ़, वोल्केनोज इरप्शंस, ज्वालामुखी का फटना, मरुस्थलीकरण में चेंज होना किसी भी भूमि का, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। इनसे पौधा और जंतुओं में कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है। ठीक है ना। ये अगर होता रहेगा वन उन्मूलन,
तो क्या होगा, बहुत सारी विशेष प्रकार की जो प्रजाति हैं उनके जीवन यापन जो है काफी कष्टपूर्ण हो चुके हैं और उनका जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ गया है। अब आपको जान लेना कि आखिर रेड डेटा बुक क्या था, ठीक है ना। रेड डेटा बुक, रेड डेटा पुस्तक में भी सभी विलुप्त लुप्तप्राय जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। लुप्तप्राय जानवर और लुप्तप्राय पौधों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बात है, आपको सवाल पूछा गया था प्रवास से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। यह था अगला सवाल। प्रवास क्या है, तो प्रजनन और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पक्षियों और जानवरों, ध्यान देना है, पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में स्थानांतरित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समुदाय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल निवास स्थान में फिर से लौट आते हैं। कुछ प्रजातियों के इस अवधि को हम प्रवास के रूप में जानते हैं। ध्यान देना है फ्रेंड्स कि बहुत ऐसा समय आता है जो पक्षी विशेष प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो अपने जगह से रहने वाले मूल स्थानों से, ठीक है ना, वो कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वह जो कंडीशंस होता है वो सीवियर हो जाता है, प्रचंड वाला होता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना। और फिर से जब वह परिस्थिति, वह जलवायु, वह वेदर, मौसम वह जब खत्म हो जाता है, 6 महीने की अगर ठंडी पड़ती है या फिर कुछ महीने की ठंडी या फिर गर्मी किसी क्षेत्र में पड़ रही रहती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अगर ठंडे क्षेत्र में है तो जो गर्मी है वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वो चले जाते हैं, वो स्थानांतरण कर लेते हैं उस क्षेत्र से, क्योंकि वहां गर्मी पड़ चुकी है, वो ठंडे में रहने वाले आदत हो चुके हैं उसके, तो वह ठंडा वाला प्लेस खोजकर वो चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है, यह जो मूल निवास पर लौटना और किसी अन्य जगह पर जाना, ये किसी एक दिन का प्रक्रम नहीं होता है, ठीक है ना। इसे तैयार होने में हजारों साल, लाखों साल लगे हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। ये भी बात आपको याद रखनी है, किसी एक दिन में ऐसा नहीं होता है पॉसिबल, क्योंकि एक पक्षी का जाना फिर उसके ग्रुप का जाना, यह जो है एक परिवर्तन है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 6, फैक्ट्री और आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, क्या न्याय है, लगता है ये सही है, इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी आपको बनाने हैं, ठीक है ना। बढ़ती आवास, बढ़ती जनसंख्या के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है, बिल्कुल कंटिन्यूअस जो है वो कटाई होती जा रही है, तो क्या ये न्याय संगत आपको लगता है, आपको इस पर चर्चा करना है, एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि फैक्ट्रियों में आश्रय के लिए बढ़ती मांग, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। अगर हमें अगली पीढ़ियों के लिए अपनी हरी संपत्ति बरकरार रखनी है तो अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना ही एकमात्र विकल्प है। पेड़ों की कटाई को तब आप ही उचित ठहरा सकते हैं जब उनके स्थान पर वृक्ष का आप पुनः से रोपण करें, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं फैक्ट्रियां बन रही हैं, ठीक है ना, आश्रय के लिए बढ़ती डिमांड वाली जगह है, घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को घर को बनाना होता है, फैक्ट्रियों को स्थापित करनी होती है, तो इसलिए वनों को, जंगलों को काट दिया जा रहा है। अगर अगली पीढ़ी को अगर वन और जंगल भी बताने हैं, दिखाने हैं, उन्हें, उनकी पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है तो हमें जरूर जो है वृक्ष का रोपण करना चाहिए, ठीक है ना। वृक्षों को आप तभी काट सकते हैं, वह तभी न्याय संगत लगेगा जब आप वृक्षों को काटने का स्थान पर एक नए वृक्ष का रोपण कर दें, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। तो वृक्षारोपण द्वारा नए पेड़ों को लगाकर नष्ट हुए जंगलों की पुनर्स्थापना की जा सकती है, क्योंकि वृक्षारोपण में होता यही तो है, काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए एक पेड़ को लगा दे आप, ठीक है ना। तो लगाए गए पेड़ उसी प्रजाति के होने चाहिए जो आमतौर पर जंगल में पाए जाते हैं। हम जितने पेड़ काटते हैं उतने या उससे अधिक पेड़ लगाने भी हमें चाहिए। भूमि प्राकृतिक रूप से बचे रहने के लिए प्राकृतिक रूप से संरक्षण हो सकता है भूमि का, या वन खुद को समय के साथ स्थापित कर लेंगे, पेड़ जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, देन वो फिर धीरे धीरे उस प्रकार का एनवायरनमेंट फिर से क्रिएट हो जाएगा जैसे पहले था, ठीक है ना। यानी वनों को काटने से पहले जिस तरह का था उस तरह का फिर से हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात याद रखनी है। हमने अपने वनों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित संपदा
ये एक बात याद रखना, हरित संपदा को बनाए रखना जो है वो मुश्किल होगा। इसके लिए अधिक पेड़ हमें लगाना चाहिए और प्राकृतिक संपदा की पुनरावृत्ति करना और उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए तरीकों का पता लगाना चाहिए। याद रखना है कि किस तरह से हम अपने एसेट्स, हम किस तरह से रिसोर्सेस को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। आप सभी जानते हैं कि ये रिसोर्सेस है, प्राकृतिक रिसोर्सेस जो संसाधन है, उन्हें हमें बचाकर रखना चाहिए अगर हमें खुद के अस्तित्व को बचाना है तो। इसलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 7, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, यह सवाल, ठीक है ना। आपको पूछा जा रहा है कि अपने आसपास के क्षेत्र में आप हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार अपना रोल अदा कर सकते हैं, वो आपको बताने हैं। अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की एक सूची तैयार करें, ठीक है ना, ये आपका सवाल है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर आपको किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने की जिम्मेदारी हर स्थानीय निवासी की होती है, ठीक है। हमें अपने स्थानीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। स्थानीय निवासियों को इलाकों में हरियाली के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही स्थानीय निवासी को वन उन्मूलन और विश्व उष्णन के परिणाम के बारे में जागरूकता जाना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें जागरूक करना चाहिए। मैं अपने इलाके में पौधे लगाता हूं, मैं छोटे बच्चों को भी बताता हूं और प्रोत्साहित करता हूं। मैंने हर साल एक निवासी एक पेड़ का नारा दिया है ताकि प्रत्येक निवासी एक वर्ष में कम से कम एक पेड़ लगा सके और उनकी देखभाल कर सके। इस तरह से आपको इस सवाल का उत्तर लिखना है फ्रेंड्स कि आखिर जितनी भी जिम्मेदारी होती है हर स्थानीय निवासी की होती है, ठीक है ना। हमें मिलकर इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए आखिर हमें, ठीक है ना। तो मैं अपने इलाके में पौधे लगाता हूं, साथ में छोटे बच्चों को बताता हूं, उन्हें प्रोत्साहित करता हूं, बड़ों को भी बताता हूं और हर साल मैं एक नारा देता हूं कि एक निवासी और एक पेड़ का, ठीक है ना, ताकि प्रत्येक लोग कम से कम एक एक पेड़ तो लगा सके और उनकी देखभाल कर सके, ठीक है ना। इस तरह से हमारा आसपास का जो पर्यावरण है वो बिल्कुल हरियाली बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 8, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई वो हमको समझाना है, समझाइए, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं वन को जब काट दिया जाता है तो फिर क्या होती है, वर्षा क्या हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ध्यान देना है, विश्व का जो उष्णन है वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये बात आपको बतानी है। और साथ में बताना है कि विश्व का जब उष्णन बढ़ जाएगा तो फिर क्या वर्षा हो पाएगी फ्रेंड्स। वर्षा की दर तो उसमें खुद ब खुद घटने लगेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्षा के लिए जो जल वाष्प है उनका संघनन होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि संघनन होते हैं ऊपर जाकर, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं गर्म जो वायु है वो क्या होती है, वो जलवाष्प को लेकर ऊपर उठती है, ठीक है ना, और ऊपर जाकर हायर एल्टीट्यूड में, ऊंचाई पर जाकर वह संघनित होने लगती है, ठंडा होने लगती है और उसके बाद ही वर्षा के रूप में हमें जो है वह प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताना है कि आखिर पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। जो ऊष्मीय विकिरण है उनको वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि का परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। क्या है, विश्व उष्णन, याद करना है, ठीक है आपको। और पृथ्वी पर ताप में वृद्धि जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। ताप में जैसे ही वृद्धि होती है तो क्या होगा, पृथ्वी पर जैसे ही ताप की वृद्धि होगा तो जल चक्र में संतुलन जो है उसका बिगड़ता रहेगा और वर्षा की दर में भी कमी आती रहेगी, ठीक है ना, याद रखना है। विश्व उष्णन काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में एक सूचना एकत्रित
कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उसकी स्थिति को भी दर्शाइए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उस स्टेट का अपना अपना अलग एक राष्ट्रीय उद्यान होता है सबका। ठीक है ना? हो सकता है आपके राज्य में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हो, उनके बारे में आपको मैप्स बनाने हैं और दिखाने भी हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस सवाल के उत्तर के रूप में, ठीक है ना, मैंने आपके लिए लिख दिया है कि अपने राज्य के अनुसार आप जो है वो स्वयं कर लें। आपको भारत का मानचित्र भी बना देना है, अपने राज्य के बारे में आखिर राष्ट्रीय उद्यानों का पता लगाना है। जो भी राष्ट्रीय उद्यान होंगे आपके अपने राज्य में, उसके बारे में आपको भारत के एक मानचित्र में आपको दर्शाने हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? यह इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है? यह आपको खुद ही करना है फ्रेंड्स। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्य की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कागज का जो मेकिंग प्रोसेस है, बनने वाला जो प्रोसेस है, वह पेड़ पौधों से ही होता है। अगर पेड़ पौधों को हम काट कर अगर कागज बनाते रहे तो फिर वह भी एक वन के उन्मूलन का ही परिणाम है। ठीक है ना? वन को अगर उन्मूलन करके अगर कागज बनाते रहे तो क्या ये सही है? बिल्कुल बात गलत है फ्रेंड्स। इसीलिए कागज जो भी हमें मिल रहे हैं, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो किताब हो, ठीक है ना, हमें बिल्कुल सोच समझकर उनका व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना? कागजों को नष्ट करना नहीं चाहिए। आप बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है वो कागज को, जो पेज लिखे जा चुके हैं, उसको भी फाड़कर वो फेंक देते हैं। बुक्स के, कॉपीज के कवर भी फाड़कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है ना? किसी भी तरह से नए कागज को भी फाड़कर फेंक देते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? क्योंकि आप सभी जानते हैं एक पेपर बनाने में काफी सारे वृक्षों की कटाई जो है वो होती है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। आपको लिखना है फ्रेंड्स कि कागज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। कागज की मांग को पूरा करने के लिए हजारों वृक्ष काटे जाते हैं। ठीक है ना? जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, यदि वृक्षों को कागज के लिए काटा जा रहा है तो एक दिन हो सकता है कि कोई वृक्ष ही नहीं बचेगा। ठीक है? इसलिए कागज को बचाया जाना चाहिए और समझदारी से इसका उपयोग भी करना चाहिए। कागज बचाने के तरीके क्या हैं? वो निम्न है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें बेकार कागज की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, उन्हें रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है ना? जो बेकार हो गए कागज, हमें इधर उधर कागजों को नहीं फेंकना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से कागज भेजा जाना चाहिए। ठीक है ना? उचित माध्यम से भी कागज को रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्री तक पहुंचाना चाहिए। हो सकता है बहुत समय ऐसे देखा गया है कि घर के बाहर कागज लेने, कॉपी लेने, ठीक है, आते हैं। ठीक है ना? उन्हें आपको कागज देना है, वो कंपनी और कारखाने तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर है, हमें अपनी पुरानी पुस्तकों को, किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए। इससे गरीब बच्चों को दान कर देना चाहिए ताकि वो भी उन किताबों का उपयोग कर सके। ध्यान देना है, हमें क्या किताब कॉपी फाड़ देनी चाहिए फ्रेंड्स? नहीं फाड़नी चाहिए। पुरानी भी कॉपी, उनके बुक के कवर, कोई भी पेज नहीं फाड़नी चाहिए। क्योंकि आप ऐसा अगर सोचते हैं कि हमारी तो ये पढ़ाई हो चुकी है, अब हमें ये किस काम की नहीं है, तो हो सकता है आप से छोटे जो बच्चे हैं उनको आप दे दें ताकि वो उस किताब को पढ़कर, कॉपी को पढ़कर उनका फायदा ले सके। ठीक है ना? इससे क्या होगा? इससे पेड़ों की जो कटाई है वह भी कम होगी फ्रेंड्स, अगर आप गंभीरता से इस पर विचार करें। क्योंकि कागज को जहां पर दो बुक की जरूरत है, वहां अगर एक ही बुक से, ठीक है ना, दोनों आदमी अगर पढ़ ले रहे हैं तो एक बुक जो है वो बच जा रहा है। ठीक है ना? और एक बुक बच जाने, किताब कॉपी बच जाने का मतलब है हजारों पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। ठीक है ना? हमें पुनर्नवीनीकरण कागज उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। जो रिसाइकल्ड पेपर है उनको खरीदने के लिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। और हमें दुकानों से पेपर बैग लेने से भी बचना चाहिए। इसके बजाय हमें जूट के थैले, जूट के बैग का उपयोग जो है वो करना चाहिए। याद रखना है आपको बातों को, प्लास्टिक्स के नहीं। क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो फिर एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है ना? ये बात भी आपको याद रखनी है। जूट के थैले का आपको इस्तेमाल करना, या फिर ऐसे कई सारे बैग अभी मार्केट्स में हैं जो डिकम्पोजेबल हैं, जो डिकम्पोज आसानी से हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। ध्यान रखना है, कागज के
जितने भी सारे पैकेट्स हैं उनको लेने से बचना चाहिए, ध्यान देना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।